चैप्टर 901 निया बन गई हीरो। पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी शार्दुला लंगन नीचे चल रही अव्यवस्थित लड़ाई को देख रही थी। इतनी ऊंचाई से उसे पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था, खासकर निया और उन दो दानवों के बीच की भिड़ंत। जो उसने देखा, उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। एक नाजुक सा दिखने वाला युवक आसानी से दो दानवों को दबाए हुए था। जब उसने देखा कि निया बिना किसी जल्दबाजी के दानवों और इंसानों के बीच से चलते हुए बड़े पत्थर के नीचे आकर रुक गई, तब जाकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। निया आलस भरे कदमों से पत्थर के पास पहुंची और ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी शार्दुला लंगन की ओर देखा। अचानक उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोली, नीचे कूद जाओ। क्या? शार्दुला लंगन ने हैरानी से निया को देखा। निया ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे ऊपर चढ़कर किसी को नीचे लाने में बिल्कुल आलस आ रहा था। हालांकि सुंदर स्त्रियों के लिए उसके दिल में हमेशा नरमी रहती थी। इतनी ठंडी हवा में किसी नाजुक सुंदरी को यूं खड़ा रहने देना भी उसे ठीक नहीं लगा। पास खड़ा फरहान गरवार अब तक होश में आ चुका था। वह तुरंत निया की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? दानव अभी गए भी नहीं हैं। तुम शार्दुला को नीचे कैसे बुला सकते हो? निया ने शोर मचाते फरहान गरवार को तिरछी नजर से देखा और शांत स्वर में कहा, दानव पीछे हट गए हैं। पीछे हट गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कैसे? फरहान गरवार की बात अधूरी रह गई, क्योंकि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वे दानव जो अभी तक योद्धाओं से भिड़े हुए थे, सचमुच पीछे हटने लगे थे। ये क्या हो रहा है? वह पूरी तरह सन्न रह गया। निया ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह अधीर होकर फिर ऊपर देखने लगी। अरे, अगर नहीं कूदोगी तो मैं जा रही हूं। उसकी दयालुता की भी एक समय सीमा थी। उसके शब्द खत्म होते ही एक सुंदर आकृति सीढ़ियों से छलांग लगाकर नीचे उतरी। अगले ही पल शार्दुला लंगन सीधे निया की बाहों में आ गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने का झटका कितना भारी होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं था। अच्छी बात यह थी कि निया पहले से तैयार थी। उसने अपनी शारीरिक साधना को बाहों में भर लिया था ताकि हड्डियां न टूटें। फिर भी एहसास बिल्कुल सुखद नहीं था। निया बेहद सूक्ष्म बातों पर ध्यान देने वाली थी। उसने देखा था कि पूरी टोली में शार्दुला लंगन अकेली लड़की थी। ऊपर चढ़ना उसे आलस लग रहा था और किसी दूसरे योद्धा से उसे नीचे लाने देना एक कुलीन युवती की प्रतिष्ठा के खिलाफ होता। और चूंकि वह खुद लड़की थी, उसे लगा इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निया यह भूल गई थी कि इस समय वह अपने असली रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण चेहरे वाले युवक के भेष में थी। निया की बाहों में गिरते ही शार्दुला लंगन का दिल जोर से धड़क उठा। जब उसे याद आया कि इसी युवक ने अभी दो दानवों को कैसे दबा दिया था और अब वह उससे कुछ ही इंच दूर था, उसका दिल अनियंत्रित गति से धड़कने लगा। निया को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके लिए तो बस मिशन पूरा हो चुका था। उसने सफलतापूर्वक दोनों दानवों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तभी पीछे से आवाज आई, छोटे भाई, जरा ठहरो। निया मुड़ी। उसने देखा, बुरी हालत में बशीर कुछ योद्धाओं के सहारे उसकी ओर चला आ रहा था। छोटे भाई, आज तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम्हारी धर्मपरायणता न होती तो आज हम सब यहीं मारे जाते, बशीर ने कृतज्ञता से कहा। वह अब भी उलझन में था। दानव उन्हें मारने ही वाले थे, फिर अचानक पीछे क्यों हट गए? और शायद इस सवाल का जवाब ही आने वाले तूफान की शुरुआत बनने वाला था।
क्योंकि निया की एक चाल ने सिर्फ लड़ाई नहीं रोकी थी, उसने ऐसी कहानी शुरू कर दी थी जिसका असली असर अभी पूरे मंथन ग्रह की ताकतों को हिलाने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 902 चलते फिरते चारे को साथ ले जाना। बशीर को पूरी बात तब समझ आई जब उसके योद्धाओं ने बताया कि एक अजनबी युवक अचानक प्रकट हुआ था और उसने अकेले ही 2 उच्चस्तरीय दानवों को परास्त कर दिया। उसी वजह से उनकी जान बच पाई थी। बशीर कोई मूर्ख आदमी नहीं था। जो व्यक्ति अकेले 2 उच्च स्तर के दानवों को हरा दे, वह साधारण इंसान हो ही नहीं सकता। जब उसने पहली बार निया को देखा था तो उसकी कम उम्र देखकर हैरान रह गया था, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ गया। द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञ अपनी शक्ल सूरत बदलने की क्षमता रखते थे। संभव है उसके सामने खड़ा यह युवक असल में कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ हो जिसने अपना रूप बदल रखा हो। ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद करना तो बनता ही था। निया ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, और वह मुड़कर जाने लगी। लेकिन बशीर ने तुरंत उसे रोक लिया। छोटे भाई, जरा ठहरो। निया ने अधीर होकर उसकी ओर देखा। अब क्या हुआ? बशीर थोड़ा झिझका। 2 बार दानवों से भिड़ने के बाद उसकी टोली में मुश्किल से 100 लोग ही बचे थे। उनका असली मिशन, आनंद शोषक घास ढूंढना, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, और उनकी मौजूदा हालत में शहर लौटना भी बेहद खतरनाक था। आखिर यह वीरान भूमि दानवों से भरी हुई थी। घायल योद्धाओं का दल तो किसी भी दानव झुंड के लिए आसान शिकार बन सकता था। बशीर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक बेअदबी भरी विनती करनी है। क्या आप हमें बर्फीले शहर तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं? अगर आप मान जाएं, तो शहर पहुंचते ही हम आपका उपकार जरूर चुकाएंगे। अब उसके पास निया से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा था, निया ने बिना जरा भी घायल हुए 2 उच्च स्तर के दानवों को हराया था। अगर वह उनके साथ रहती, तो रास्ते के दानव कोई बड़ी समस्या नहीं होते। निया चुपचाप बशीर को देखती रही। वह मन ही मन सोचने लगी। जालिम ने कहा था कि उसका मुख्य उद्देश्य असली लड़ाइयों के जरिए अनुभव हासिल करना है, लेकिन खुद दानव ढूंढने की रफ्तार बहुत धीमी थी। मगर अगर वह इन घायल योद्धाओं के साथ चले, खून की गंध दानवों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। यहाँ लगभग हर योद्धा घायल था, और बर्फीले शहर पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। मतलब, रास्ते भर दानव खुद उनके पास आएंगे। निया ने ठुड्डी सहलाई। अकेले दानव खोजने से बेहतर था ये चलते फिरते चारे साथ ले जाना। उनके साथ रहने से उसे लड़ाई का अनुभव भी मिलेगा, और बर्फीले शहर में अच्छी कमाई का मौका भी। काफी देर सोचने के बाद उसने तय कर लिया, इस सौदे में नुकसान नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, निया ने सहजता से हामी भर दी। बशीर के कंधों से जैसे भारी बोझ उतर गया। उसने तुरंत झुककर धन्यवाद दिया और अपने लोगों को आदेश दिया कि पहले सभी एक दूसरे के घावों का इलाज करें। इसके बाद उसने रास्ता बदलकर जितनी जल्दी हो सके बर्फीले शहर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। निया के पास फिलहाल करने को कुछ खास नहीं था, इसलिए वह किनारे बैठकर फिर से साधना करने लगी। शार्दुला लंगन दूर से उसे प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। इतने समय में भी अभ्यास करना, यही असली शक्तिशाली लोगों की मेहनत होती है। उसके मन में निया के लिए सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन शार्दुला, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। आज कितना खतरनाक दिन था। जब दानव तुम पर हमला करने आए थे, तब मैं तो तुम्हारे लिए उनसे लड़ने ही वाला था। खतरा टलते ही फरहान गरवार ने आत्मविश्वासी और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मानो वही सबसे बड़ा नायक हो। शार्दुला लंगन ने घृणा से भौहें सिकोड़ ली। फरहान गरवार कितना बदसूरत लग रहा था उस पल। जब दानव सामने थे, तब वही आदमी उनसे दया की भीख मांग रहा था, और जब उस पर हमला हुआ, तब वह किनारे खड़ा तमाशा देख रहा था। अब कह रहा है कि उसके लिए लड़ता। ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? शार्दुला लंगन की आंखों में ठंडक उतर आई, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली वीरता शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखती है। और शायद वह युवक
जिसकी पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। इस कहानी का असली केंद्र बनने वाला था, क्योंकि बर्फीले शहर की ओर बढ़ता ये सफर सिर्फ वापसी नहीं था। यह उस तूफान की शुरुआत थी, जिसमें कई चेहरों के असली रूप सामने आने वाले थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 903 पैसों के आगे झुक जाएगा। शार्दुला लंगन द्वारा पूरी तरह नजरअंदाज किए जाने पर फरहान गरवार का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। बर्फीले शहर के शहर प्रमुख पारस लंगन जी की केवल एक ही संतान थी, शार्दुला लंगन। पारस जी ही तूफानी योद्धा टोली और पूरे बर्फीले शहर के प्रभारी थे। दिव्य पंख भूमि में उनकी हैसियत बाकी 4 प्रमुखों से भी ऊपर मानी जाती थी। उनका कोई बेटा नहीं था और उनकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। अपनी पत्नी से गहरा प्रेम होने के कारण पारस जी ने इतने वर्षों तक दोबारा विवाह नहीं किया। इसलिए भविष्य में उनकी सारी विरासत, शक्ति, पद और संपत्ति शार्दुला लंगन को ही मिलने वाली थी। हालांकि वह ऐसी सुंदरता नहीं थी कि शहर तबाह हो जाए, मगर वह प्यारी, आकर्षक और गरिमामयी थी। ऊपर से उसका दर्जा और भविष्य। इसी वजह से चारों बड़ी योद्धा टोलियों के प्रमुखों की नजरें पहले से ही उस पर टिकी हुई थीं। फरहान गरवार भी उससे करीब आने की कोशिश कर रहा था। दोनों परिवारों के रिश्ते पहले से अच्छे थे और वह उसी का फायदा उठाना चाहता था। पारस जी गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए उन्होंने बशीर को आनंद शोषक घास खोजने भेजा था। शार्दुला लंगन भी पुत्री धर्म निभाने के लिए साथ आई थी। रजत गरवार ने भी बिना देर किए अपने बेटे फरहान गरवार को इस मिशन में भेज दिया, ताकि दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिले। लेकिन किसने सोचा था कि इतना आसान दिखने वाला मिशन इतना खतरनाक बन जाएगा। रास्ते भर फरहान गरवार खुद को उदार और ध्यान रखने वाला दिखाने की कोशिश करता रहा, मगर जब 2 उच्च स्तर के दानव सामने आए, उसकी असली हालत सबने देख ली। फरहान गरवार ने दांत भींच लिए। वह सिर्फ एक मध्य स्तर का तीर धनुष वाला तीरंदाज था। 2 उच्च स्तर के दानवों से वह कैसे लड़ सकता था। उसे लगा शार्दुला लंगन ही बेवकूफी कर रही थी। वह सीधे उन दानवों पर टूट पड़ी थी, जैसे उसे मौत का मतलब ही नहीं पता। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा खून खौलाने वाली लगी, वह यह थी कि ठीक उसी समय एक बदबूदार सा लड़का अचानक आ गया और बिना वजह सारा श्रेय छीन ले गया। जब उसने देखा कि शार्दुला लंगन की नजरें बार बार निया की ओर चली जाती हैं, तो उसके सीने में जलन भड़क उठी। निया के कपड़े साधारण थे, उसका भेष भी खास प्रभावशाली नहीं था। राजकुमार जैसी जिंदगी जीने वाले फरहान गरवार के सामने वह सचमुच किसी साधारण भिखारी जैसी लग रही थी। लेकिन जिस लड़के को वह एक नजर देखने लायक भी नहीं समझता था, वही शार्दुला लंगन के सामने चमक गया। कोई भी मूर्ख समझ सकता था, कुछ तो बदल चुका है। और अब जब शार्दुला लंगन उससे बात तक नहीं कर रही थी, तो फरहान गरवार के भीतर की चिढ़ और बढ़ गई। जितना वह उस लड़के को देखता, उतनी ही नफरत बढ़ती जाती। हे! अपनी इज्जत वापस पाने के इरादे से वह निया की ओर बढ़ा। उस समय निया आंखें बंद किए शारीरिक साधना में लीन थी। आवाज सुनते ही उसने धीरे से आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़कर फरहान गरवार को देखा। तुम्हारा नाम निशांत है? फरहान गरवार ने घमंडी अंदाज में पूछा। निया ने उसे हल्की, ठंडी नजर से देखा, मगर कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ने माहौल और भारी कर दिया। फरहान गरवार ने ठुड्डी ऊंची की और कहा, तुम्हारी ताकत ठीक ठाक लगती है। मेरे पिता रजत गरवार जी पोलाद योद्धा टोली के प्रमुख हैं। अगर तुम मेरे अंगरक्षक बन जाओ तो वह तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देंगे। उसकी आवाज में साफ घमंड झलक रहा था। वह निया की ताकत समझ चुका था, इसलिए सीधे टकराने की मूर्खता नहीं कर रहा था। लेकिन उसने यह भी देख लिया था कि निया ने बशीर का प्रस्ताव मान लिया था। उसके हिसाब से इसका मतलब साफ था, यह लड़का जरूर गरीब होगा। उसने मन ही मन तिरछी मुस्कान दी। अगर शार्दुला लंगन उस लड़के से प्रभावित हो रही है,
तो वह उसे दिखा देगा कि यह व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ चल रहा है। ताकत का क्या फायदा? सोने के सिक्कों के सामने आखिर सब झुक ही जाते हैं। फरहान गरवार की आंखों में घमंड चमक उठा। उसे लगा अब वह इस नायक का असली चेहरा सबके सामने लाने वाला है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला जवाब सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं, बल्कि पूरे सफर का माहौल बदलने वाला था। और शायद उसी पल से यह यात्रा सुरक्षा मिशन नहीं, बल्कि टकराव की शुरुआत बनने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 904 बिगड़ैल रईस औलाद। फरहान गरवार के मन में एक ही ख्याल घूम रहा था। वह चाहता था कि निशांत, निया, उसका निजी अंगरक्षक बन जाए, ताकि शार्दुला लंगन को साफ साफ समझ आ जाए कि उसके दिल में जिस तथाकथित महान नायक की छवि बनी हुई है, वह असल में उसके बगल में खड़ा एक साधारण नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। फरहान गरवार को जरा भी चिंता नहीं थी कि निशांत उसका प्रस्ताव ठुकरा देगा। आखिरकार उसे पैसों की कमी थी, कम से कम फरहान ऐसा ही सोचता था। और पूरे मंथन ग्रह में पोलाद योद्धा टोली का नाम कौन नहीं जानता था। ऊपर से वह खुद उस टोली के प्रमुख रजत गरवार जी का बेटा था, भविष्य का प्रमुख। उसके हिसाब से निशांत के लिए उसके साथ रहना ही फायदे का सौदा था। लेकिन अगर अखंड सूर्यभूमि के लोग यह दृश्य देख लेते तो शायद हंस हंसकर लोटपोट हो जाते। एक योद्धा टोली के पास आखिर कितना धन हो सकता था? भले ही पोलाद योद्धा टोली की प्रतिष्ठा बड़ी थी और प्रभाव भी विशाल, मगर उन्हें अपने सैकड़ों लोगों का खर्च भी उठाना पड़ता था। रजत गरवार जी अमीर जरूर थे, पर निया के सामने वह तो बेहिसाब दौलत की मालिक थी। पिछली नीलामी में ही वह 100 मिलियन से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कमा चुकी थी, और अलग अलग राज्यों के व्यापारियों के साथ होने वाला भविष्य का सहयोग उसे अकल्पनीय संपत्ति देने वाला था। अगर निया सच में चाहती तो वह सिर्फ अपने सोने के सिक्कों से ही फरहान गरवार को दबा सकती थी। यह अपमान करने की कोशिश नहीं थी, यह तो खुद अपनी बेइज्जती करवाने जैसा था। मुझे दिलचस्पी नहीं है। निया ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसके सामने बार बार अपने पिता का नाम लेने वाला यह दूसरी पीढ़ी का घमंडी लड़का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी नज़र में सबसे ताकतवर योद्धा टोली की उत्तराधिकारी शार्दुला लंगन उससे कहीं ज्यादा समझदार और सम्मानजनक थी। यह कहकर निया ने आंखें बंद कर ली और फिर से शारीरिक साधना में लीन हो गई। उसकी ऊर्जा दानवों से लड़ने के लिए थी, किसी बिगड़े हुए लड़के से बहस करने के लिए नहीं। फरहान गरवार स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसका प्रस्ताव इतनी आसानी से ठुकरा दिया जाएगा। उसके होंठ फड़क उठे और उसने घूरकर निशांत को देखा। उसी समय शार्दुला लंगन हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी ने फरहान गरवार की बची खुची इज्जत भी राख कर दी। क्या इस लड़के ने पोलाद योद्धा टोली का नाम नहीं सुना? उसने बशीर का प्रस्ताव पैसे के लिए स्वीकार किया, लेकिन उसका नहीं। क्या यह कोई देहाती था जिसे दुनिया की खबर ही नहीं? क्या तुम्हें पता भी है पोलाद योद्धा टोली क्या है? फरहान गरवार ने गुस्सा दबाते हुए कहा। अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लो तो तुम्हें जितना फायदा मिलेगा उतना बशीर तुम्हें कभी नहीं दे सकता। उसके मुकाबले 100 गुना ज्यादा दूंगा मैं। उसने अपने ऊंचे दर्जे और भारी इनाम पर जोर दिया। निया ने आंख तक नहीं खोली। दिलचस्पी नहीं। फरहान गरवार का तो खून खौल उठा। क्या इस बेवकूफ के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? वह गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक शार्दुला लंगन आगे बढ़ी और दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने फरहान गरवार की नज़र पूरी तरह रोक दी। फरहान गरवार, क्या आज तुमने काफी तमाशा नहीं कर लिया? उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर निशांत नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है हम अभी भी यहां सुरक्षित खड़े होते? जितना वह उसे देखती उतनी ही उसकी नापसंदगी बढ़ती जा रही थी।
दानवों के सामने उसकी कायरता उसने पहले ही देख ली थी, और अब वही व्यक्ति उनके उपकार करने वाले के सामने घमंड दिखा रहा था। फरहान गरवार ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, क्या हमें उसकी मदद की जरूरत थी? शार्दुला, भूल गई क्या? उन दोनों दानवों ने खुद कहा था कि उन्हें बस हमें बंधक बनाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर यह लड़का बीच में नहीं आता तब भी हम सुरक्षित रहते। उसने तिरस्कार से निशांत की ओर देखा। उसके झांसे में मत आओ। शार्दुला लंगन ने दांत भींच लिए। हाँ, उनकी जान शायद खतरे में नहीं होती, लेकिन दानवों के हाथों पड़ना आसान भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, दानव उन्हें पकड़कर उनके पिता लोगों को धमकाने वाले थे। हवा अचानक भारी हो गई। एक तरफ फरहान गरवार का अहंकार, दूसरी तरफ शार्दुला लंगन का बढ़ता गुस्सा, और बीच में शांत बैठी निया, जो बाहर से निश्चल थी मगर भीतर कुछ और ही सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था, यह यात्रा अब सिर्फ सुरक्षा मिशन नहीं रही। कुछ ऐसा होने वाला था जो सबके रिश्तों और इरादों की असली परीक्षा लेने वाला था। और शायद अगला पल ही तय करेगा कौन साथी है और कौन आने वाली मुसीबत की शुरुआत। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 905 दूसरों फो कीड़े समझना। भले ही शार्दुला लंगन और फरहान गरवार जिंदा बच जाते, लेकिन उनकी रक्षा कर रहे बाकी योद्धाओं में से कोई भी जीवित नहीं बचता। फरहान गरवार की बातों का साफ मतलब था, उसे दूसरों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी बातें सिर्फ शार्दुला लंगन को ही बुरी नहीं लगीं, यहां तक कि उसके घावों पर मरहम लगा रहे योद्धाओं ने भी दांत भींच लिए। उनकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। तो क्या युवा मालिक फरहान गरवार के लिए सिर्फ उसकी और शार्दुला लंगन की जान ही कीमती थी, और उनकी, जो अपनी जान दांव पर लगाकर रक्षा कर रहे थे, कोई कीमत नहीं? अगर निशांत नाम का वह युवक बीच में नहीं आता तो वे सब दानवों का भोजन बन चुके होते। उसी की वजह से वे अभी सांस ले रहे थे। और फिर भी फरहान गरवार कह रहा था कि उसकी मदद की कोई जरूरत ही नहीं थी। यह सचमुच दिल तोड़ देने वाली बात थी। भले ही साधारण योद्धाओं का दर्जा फरहान गरवार जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन मन ही मन उन्होंने उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। उसी समय निया के लिए उनके दिल में कृतज्ञता और भी गहरी हो गई। मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती, शार्दुला लंगन ने ठंडे स्वर में कहा। अभी तुरंत यहां से चले जाओ। तुम निशांत की साधना में बाधा डाल रहे हो। अब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। बर्फीले शहर में फरहान गरवार का व्यवहार ठीक लगा था, लेकिन संकट आते ही उसकी असली कायरता सामने आ गई। उसका दिखावटी चेहरा अब उसे घृणित लगने लगा था। फरहान गरवार ने मुंह खोला, कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शार्दुला लंगन की ठंडी पड़ चुकी नजर देखकर वह चुप हो गया। अभी वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वह भी किसी कंगाल लड़के की वजह से। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, वह निशांत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। शार्दुला लंगन अगर उसकी इतनी रक्षा कर रही थी तो साफ था कि उसके मन में उस लड़के के लिए अच्छी भावना पैदा हो गई थी, और यह बात वह सहन नहीं कर सकता था। आखिर शार्दुला लंगन उसकी मंगेतर थी, कोई और उसका मौका कैसे छीन सकता था? वैसे भी जल्द ही उन्हें बर्फीले शहर लौटना था, और क्योंकि निशांत उन्हें सुरक्षा देते हुए साथ जाएगा, उसे भी शहर में प्रवेश करना ही पड़ेगा। और जब वे बर्फीले शहर पहुंचेंगे, वह उसकी जमीन होगी। वहां एक घमंडी कचरे से निपटने के उसके पास कई तरीके थे। दूसरी तरफ योद्धा टोली की हालत अच्छी नहीं थी। लगभग हर कोई घायल था। दल के सभी पुजारियों की जादुई शक्ति भी लगभग खत्म हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात,
वे अभी भी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचे थे। बशीर ने देर करना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत सबको आगे बढ़ने का आदेश दिया। निया की जादुई अंगूठी में ढेरों औषधियां थीं। उनमें कई उपचार औषधियां भी शामिल थीं। लेकिन उन्हें निकालने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। मजाक था क्या? दिव्य पंख भूमि के लोगों से उसका क्या लेना देना? बर्फीले शहर ने भी कभी अखंड सूर्य भूमि के निर्माण में बाधा डाली थी। भले नुकसान छोटा था, लेकिन निया उन लोगों में से नहीं थी जो बुराई का बदला भलाई से चुकाए। उसने बशीर का अनुरोध सिर्फ इनाम के कारण स्वीकार किया था। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि बिना किसी लाभ के दुश्मनों की मदद करती फिरे। इसलिए जब उसने घायल योद्धाओं को मुश्किल से कदम घसीटते हुए चलते देखा, तो उसके दिल पर कोई बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि यही तो वह चाहती थी। अगर वे कमजोर नहीं दिखते, तो दानव उन पर हमला करने के लिए कैसे आकर्षित होते? रजत गरवार जी और पारस लंघन जी द्वारा भेजे गए सभी रक्षक पहले ही मारे जा चुके थे, और बशीर के अधीन लोग खुद को संभालने लायक भी नहीं बचे थे। इस वजह से लाड़प्यार में पले युवा मालिक और युवती की वापसी यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही। शार्दुला लंघन नाजुक स्वभाव की नहीं थी। भले वह एक जादूगर थी, फिर भी उसने खुद आगे बढ़कर घायलों की देखभाल शुरू कर दी। उसके कपड़े खून से दागदार हो गए, लेकिन उसने परवाह तक नहीं की। दूसरी ओर फरहान गरवार पूरे रास्ते तना हुआ चेहरा लिए चलता रहा। चलना शुरू किए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उसने शिकायतें शुरू कर दीं। उसकी बातें रूखी और अपमानजनक थीं, जिससे पहले से ही नाराज योद्धाओं के दिल में उसके लिए नफरत और बढ़ती चली गई। जंगल की हवा ठंडी होती जा रही थी। घायल कदमों की आवाज, दबे हुए दर्द की कराहें और भीतर पलते अलग अलग इरादे सब मिलकर आने वाले तूफान की आहट दे रहे थे, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी सामने आया ही नहीं था और अगला कदम शायद पूरी टोली की किस्मत बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 906। यही तो एक सच्चे विशेषज्ञ की पहचान होती है। बशीर नो, उस लड़के इतनी घिन हो रही थी, लेकिन फरहान गरवार के पिता की वजह से बशीर को सब कुछ सहना ही पड़ रहा था। वह भीतर से कितना भी नाराज क्यों न हो, चेहरे पर कुछ नहीं दिखा सकता था। टोली लगातार एक ही चक्र में चल रही थी। थोड़ा चलना, फिर रुककर आराम करना, फिर दोबारा आगे बढ़ना। घायल योद्धाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए बर्फीले शहर लौटने की उनकी रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। रास्ते में वही हुआ जिसकी बशीर को पहले से आशंका थी। उनकी टोली ने दानवों की कई लहरों को अपनी ओर खींच लिया। शुरुआत में आने वाले दानव निम्न स्तर के थे। घायल होने के बावजूद योद्धा किसी तरह उन हमलों को झेल लेते थे, लेकिन जैसे जैसे वे उत्तरी क्षेत्र के केंद्र के करीब पहुंचने लगे, मध्यम स्तर के दानवों की संख्या बढ़ने लगी। लगातार लड़ाइयों ने बशीर और बाकी लोगों की ताकत लगभग खत्म कर दी, और आखिरकार उन्नत स्तर के दानव भी दिखाई देने लगे। जैसे ही पहला उन्नत स्तर का दानव सामने आया, बशीर कुछ आदेश देता, उससे पहले ही वह शांत स्वभाव वाला युवक आगे बढ़ चुका था। निशांत ने अपनी जादुई अंगूठी से लंबा धनुष निकाला और बिना एक पल गवाए सीधे दानवों की ओर दौड़ पड़ा। ये दानव खून की गंध से आकर्षित होकर आए थे। उनमें कोई योजना नहीं थी, न ही आपसी तालमेल। अधिकतर उन्नत स्तर के दानव अकेले थे, बस कुछ मध्यम और निम्न स्तर के दानव उनके साथ थे। और ऐसे दुश्मन निया के लिए बिल्कुल आसान थे।
निया हर बार खुद आगे बढ़कर आने वाले दानवों को पीछे धकेल देती। उसकी वजह से बर्फीले शहर की वापसी यात्रा अपेक्षा से कहीं अधिक सुरक्षित हो गई। बशीर मन ही मन खुश था कि उसने उन्हें सुरक्षा देने के लिए सही व्यक्ति चुना था। पूरी यात्रा के दौरान निया बहुत कम बोलती थी। वह हमेशा टोली के सबसे पीछे चलती। आराम के समय वह किनारे बैठकर ध्यान साधना करती। खाने पीने का इंतजाम भी वह खुद ही कर लेती थी, इसलिए बाकी लोगों से उसका संपर्क लगभग न के बराबर था। सिर्फ शार्दुला लंगन कभी कभी उसके लिए पानी लेकर आती, लेकिन दोनों के बीच तब भी ज्यादा बातचीत नहीं होती। अगर उन्नत स्तर के दानवों के आने पर निया का चमकदार प्रदर्शन न देखा होता तो शायद योद्धा भूल ही जाते कि उनकी टोली में कोई देव समान अस्तित्व भी मौजूद है। निया बार बार संकट टालती रही, लेकिन बिना किसी दिखावे या घमंड के। धीरे धीरे कई योद्धाओं के मन में उसके लिए सम्मान पैदा होने लगा। यही तो एक सच्चे विशेषज्ञ की पहचान होती है। कई योद्धा उसे अपना आदर्श मानने लगे। तीर धनुष वाले तीरंदाज तो उसकी तीरंदाजी देखकर उसकी शैली की नकल तक करने लगे। चुपचाप उन्होंने उसे अपना लक्ष्य बना लिया। दानवों से लड़ते समय निया कभी डींगे नहीं मारती थी। उसकी शांत प्रकृति और कम बोलने की आदत ने उसके चारों ओर रहस्यमयी और शक्तिशाली छवि बना दी। यहाँ तक कि बशीर भी मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन निया को इन सब बातों की खबर ही नहीं थी। उसके लिए तो उन्नत स्तर के दानव बस बेहतरीन अभ्यास साथी थे। जिस दानव में उसे क्षमता दिखती, उसे हराने के बाद वह उसे अपने अधीन कर लेती, और जो मूर्ख या बेकार साबित होते उन्हें बिना झिझक खत्म कर देती। फिर उनके दानवी कोर निकालकर करम पर जड़ देती। कुल मिलाकर इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा फायदा निया का ही हुआ। हर युद्ध के बाद जालिम उसे विस्तार से मार्गदर्शन देता, उसकी गलतियां सुधारता। साथ ही उसने कई उन्नत स्तर के दानवों को अपना अनुचर भी बना लिया था, जो सीधे अखंड सूर्य भूमि भेजे जाने वाले थे। यह जगह उसके लिए दोहरा लाभ बन गई थी। यहाँ वह साधना भी कर रही थी और अपनी ताकत भी बढ़ा रही थी। जीवन सच में शानदार लग रहा था। रास्ते भर अलग अलग स्तर की कई लड़ाइयों ने निया को जबरदस्त अनुभव दिया। जालिम के मार्गदर्शन में उसकी युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ने लगी। भले ही वह अभी भी उन्नत पेशेवर स्तर पर थी, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास था कि वह द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञ राघवन को भी हरा सकती है। ठंडी हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया और किसी अनदेखी निगाह का एहसास सबके दिलों में हल्की बेचैनी भरने लगा, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी और अगला कदम शायद उन्हें सीधे उस खतरे के सामने ले जाने वाला था जिससे बचना अब किसी के बस में नहीं रहने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 907 वीरान भूमि का पहला शहर, बर्फीली सिटी। वीरान भूमि में इंसानों द्वारा बनाई गई पहली नगरी, जो कभी दानवीय जानवरों की भयानक लहर में पूरी तरह तबाह हो गई थी, अब फिर से खड़ी थी। बर्फीली सिटी वीरान भूमि की एक छोटी सी नगरी थी। यह उत्तर दिशा में दानव जाति के मुख्य शहर से काफी दूर स्थित थी और इसके चारों ओर कई छोटे छोटे शहर बसे हुए थे। बर्फीली सिटी के अलावा दिव्य पंख भूमि ने भी इससे ज्यादा दूर नहीं एक और छोटा शहर बनाया हुआ था। दोनों शहर आपस में गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए यहां आने जाने वालों की संख्या निलांग साम्राज्य के कल्प शहर से भी कहीं ज्यादा थी। हालांकि बर्फीली सिटी आकार में बड़ी नहीं थी, लेकिन इसकी नींव बेहद मजबूत थी। यह निया की तरह शानो शौकत से अंधकार शिला से नहीं बनाई गई थी, मगर मजबूत सफेद चट्टानों से खड़ी की गई थी।
दूर से देखने पर वीरान भूमि के अंधकार के बीच इसकी बर्फ जैसी सफेद दीवारें आंखों को चकाचौंध कर देती थीं। यह पूरी तरह अखंड सूर्य भूमि के उलट थी, जिसकी दीवारें गहरी और काली थीं। सच में, यह शहर अपने नाम के बिल्कुल योग्य था। बर्फीली सिटी। मंथन ग्रह के चारों साम्राज्यों में दिव्यपंख भूमि की सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी। यह एक आंतरिक संगठन था जहां लगभग हर व्यक्ति योद्धा था। इसी कारण बर्फीली सिटी के भीतर पहरेदारों की भरमार थी। शहर की दीवारों पर दर्जनों तोपें लगाई गई थीं। हर तोप के बीच बराबर दूरी रखी गई थी और वे पूरी शहर दीवार को चारों ओर से घेरे हुए थीं। तोपें किसी भी शहर की रक्षा का सबसे अहम हथियार होती हैं। शहर की दीवारों की सुरक्षा में सबसे असरदार चीज यही तोपें थीं। इनकी मारक दूरी लंबी होने के साथ साथ इनका असर भी बेहद भयावह था। अगर एक गोला घनी भीड़ में गिर जाए तो पल भर में दर्जनों लोगों की जान ले सकता था। साथ ही दुश्मन की पंक्ति तोड़कर उनके हमले की रफ्तार भी धीमी कर देता था। निया ने पहले भी तोपें देखी थीं। रंगून साम्राज्य की राजधानी की दीवारों पर दर्जनों तोपें लगी थीं, लेकिन उसके अपने शहर में एक भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें लगाना नहीं चाहती थी। असली समस्या थी तोपों का नक्शा। मंथन ग्रह के चारों देशों की तोपों की बनावट अलग अलग थी, और उनके नक्शे हर देश का सैन्य रहस्य माने जाते थे। देश के शासकों और उनके खास हथियार निर्माण कारखानों के अलावा किसी और के हाथ वो नक्शे लग ही नहीं सकते थे। रंगून साम्राज्य के सम्राट को शहर बनने के बाद उसकी रक्षा के लिए कुछ तोपें भेजनी चाहिए थीं। लेकिन निया और सम्राट जी के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। ऊपर से कुछ समय पहले उसने राजकुमार लघुवीर और राजगुरु पूर्वांश को बंदी बना लिया था। यह सीधे सीधे सम्राट जी का अपमान था। जब तक सम्राट जी का दिमाग खराब न हो, वह इतनी शक्तिशाली चीज निया को कभी नहीं देते। निया राजधानी से जल्दबाजी में निकली थी, इसलिए रंगून साम्राज्य की तोपों का नक्शा पाने की उम्मीद भी उसने नहीं की थी। हालांकि अखंड सूर्य भूमि की दीवारें बेहद मजबूत थीं, लेकिन भविष्य की लड़ाइयों में तोपों के बिना समस्या जरूर खड़ी होने वाली थी। चारों देशों में सबसे शक्तिशाली सैन्य बल दिव्यपंख भूमि के पास था, और उनकी थंडर तोपें सभी तोपों में सबसे खतरनाक मानी जाती थीं। निया ने शहर की दीवारों पर लगी उन तोपों को देखते हुए हल्के से आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में शरारती चमक उभरी, मानो दिमाग में कोई खतरनाक योजना जन्म ले चुकी हो। अगर वह थंडर तोप का नक्शा हासिल कर सके और उसे अखंड सूर्य भूमि ले जाए, तो 8-10 तोपें बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और फिर चाहे दानवीय जानवरों की लहर दोबारा क्यों न आ जाए, उसका शहर मजबूती से टिक जाएगा। निशांत, क्या देख रहे हो? बशीर और बाकी लोग पहले ही बर्फीली सिटी के अंदर जा चुके थे। तभी पीछे मुड़कर शार्दुला लंगन ने देखा, निया शहर के द्वार पर खड़ी दीवारों को गौर से निहार रही थी। निया हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में चल रही योजना किसी साधारण इंसान की नहीं थी, क्योंकि इस शहर में कदम रखते ही उसने सिर्फ शरण नहीं बल्कि कुछ ऐसा देख लिया था जो बहुत जल्द पूरे वीरान भूमि का संतुलन बदल सकता था। अगले अध्याय में क्या निया सच में दिव्यपंख भूमि की सबसे गुप्त सैन्य शक्ति पर हाथ डालने वाली है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 908। 1। कमजोर हालात में बैठा शख्स। फरहान गरवार ने तिरस्कार भरी नजर से निया को देखा। अब वे बर्फीली सिटी पहुंच चुके थे और यहां आकर उसे किसी बात का डर नहीं रह गया था। क्या हुआ? ऐसी दबंग नगरी पहले कभी नहीं देखी क्या? पूरे देहाती लग रहे हो। उसने होंठ टेढ़े करते हुए व्यंग्य कसा। निया ने अपनी नजरें शहर की दीवारों से हटा लीं। उसने फरहान गरवार की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और शार्दुला लंगन की तरफ देखकर शांत स्वर में बोली, कुछ नहीं।
वह भला यह कैसे कह सकती थी कि उसकी नज़र उनकी थंडर तोपों पर है, वो भी भविष्य की शहर प्रमुख की बेटी के सामने। हूँ। फरहान गरवार नाक सिकोड़कर आगे बढ़ गया और शहर के अंदर चला गया। शार्दुला लंगन ने बेबसी से हल्की सांस छोड़ी। वह फरहान गरवार से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। आखिर उसके पिता और फरहान गरवार के पिता पुराने मित्र थे। लेकिन जब भी वह निया का बार बार मजाक उड़ाता, उसके दिल में गुस्सा जरूर उठता। अच्छी बात यह थी कि निया को इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। निया की यह उदारता देखकर शार्दुला लंगन के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। चलो, अंदर चलते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। निया ने सिर हिलाया और उसके साथ बर्फीली सिटी के भीतर प्रवेश कर गई। शहर के द्वार पर 10 पहरेदार खड़े थे, जो अखंड सूर्य भूमि के पहरेदारों से 4 ज्यादा थे। जैसे ही उन्होंने फरहान गरवार और शार्दुला लंगन को देखा, तुरंत आदर से आगे बढ़े। युवराज जी, गरवार युवा स्वामी जी, आप लोग वापस आ गए, 10 पहरेदारों ने सम्मान से कहा। घर लौटते ही शार्दुला लंगन के चेहरे की कड़ी सतर्कता ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। हाँ, मैं लौट आई हूँ। पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, एक पहरेदार ने तुरंत उत्तर दिया। रिपोर्ट है, शहर प्रमुख जी अभी भवन के अंदर गरवार परिवार प्रमुख के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। शार्दुला लंगन ने सिर हिलाया। बशीर अंकल, हमारे भाइयों को पहले आराम करने को कह दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मुझे पिताजी से मिलना है। बशीर के अधीन योद्धा 5 महान योद्धा टोलियों में शामिल नहीं थे। वे बस बर्फीली सिटी की एक साधारण योद्धा टोली थे, लेकिन उनके पिताजी से उनके संबंध अच्छे थे। इसी वजह से शहर प्रमुख ने बशीर से आनंदहरण घास खोजने का अनुरोध किया था। ठीक है, बशीर ने सिर हिलाया और तुरंत अपने लोगों को घावों का इलाज कराने भेज दिया। शार्दुला लंगन ने फिर नरम स्वर में कहा, निशांत, तुम मेरे साथ चलो। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कोमल हो गई थी। लेकिन निया को इस बदलाव का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह तो अभी भी यही सोच रही थी, क्या बर्फीली सिटी में थंडर तोप का नक्शा मौजूद होगा? फरहान गरवार को भले बुलाया नहीं गया था, लेकिन उसका पिता अंदर था, इसलिए वह भी बिना पूछे साथ चल पड़ा। चारों लोग शहर प्रमुख के भवन पहुंचे। निया के भवन की तुलना में पारस लंघन जी का भवन कहीं ज्यादा भव्य और विशाल था। पहरेदारों के मार्गदर्शन में निया और शार्दुला लंगन अंदर पहुंचे। मुख्य सभा कक्ष में 2 मध्यम आयु के पुरुष कुर्सियों पर बैठे किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शार्दुला लंगन को देखा, उनमें से एक ने कहा, शार्दुला, तुम वापस आ गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, शार्दुला लंगन ने बिना एक शब्द बोले अपना वस्त्र संभाला और सीधे उस व्यक्ति के सामने एक घुटने पर बैठ गई। पिताजी, आपकी बेटी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी। मैं अपराधी हूँ। उस मध्यम आयु के व्यक्ति का चेहरा चौंक उठा। उसकी हल्की पीली पड़ चुकी रंगत पर आश्चर्य साफ झलक उठा। वह तुरंत उठकर उसे संभालने आगे बढ़ा। ये क्या कर रही हो? उठो, तुरंत उठो। निया एक ओर खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। उस व्यक्ति का चेहरा बेहद आकर्षक था और उसकी शक्ल काफी हद तक शार्दुला लंगन से मिलती थी, लेकिन उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी। होठों में रंग नहीं था, मानो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा हो। फिर भी उसकी आंखों में तेज और जीवंत शक्ति भरी हुई थी। निया ने तुरंत समझ लिया, यह अवश्य ही शार्दुला लंगन के पिता, बर्फीली सिटी के शहर प्रमुख और तूफानी योद्धा टोली के प्रमुख पारस लंघन जी हैं। सभा कक्ष का माहौल अचानक गंभीर हो गया और निया को महसूस हुआ, शायद यहाँ सिर्फ स्वागत नहीं, बल्कि कोई ऐसा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है जो आगे की पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। क्या पारस लंघन जी की बीमारी और गरवार घर की मित्रता दोनों के पीछे एक ही छुपा हुआ सच है? अगला अध्याय इस रहस्य की पहली परत खोलेगा।
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 909 शूरवीर युवाओं में ही पैदा होते हैं। डैश बर्फीले शहर के असली संस्थापक पारस लंघन जी के पिता थे। इतना ही नहीं, वे तूफानी योद्धा टोली के पूर्व प्रमुख भी रह चुके थे। उनके निधन के बाद पारस लंघन जी ने बर्फीले शहर और तूफानी योद्धा टोली दोनों की जिम्मेदारी संभाल ली। हालांकि उनके पास अपने पिता जैसी चमकदार उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन उनकी देखरेख में बर्फीला शहर और पूरी योद्धा टोली बेहद व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। इतना ही नहीं, 20 साल पहले पारस लंघन जी ने बर्फीले शहर की नींव के सहारे एक और नया शहर भी खड़ा कर दिया था। निया ने पारस लंघन जी के बारे में पहले ही कासिम से बहुत कुछ सुन रखा था। दोनों ही योद्धा थे, लेकिन ठासिम हमेशा पारस लंघन जी की बहुत ऊंची तारीफ किया करता था। निया के मन में भी उनके लिए कोई बुरा भाव नहीं था। कम से कम उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। डैश शहर प्रमुख जी, मिशन पूरा न कर पाने के लिए मैं दोषी हूं। बशीर शर्म से सिर झुकाकर खुद ही आगे बढ़ा और माफी मांगी। पारस लंघन जी का पीला चेहरा हल्की नरमी से भर उठा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, छोड़ो भी, आनंद घास ढूंढना आसान नहीं होता। तुम लोगों ने पहले ही बहुत मेहनत की है। उन्होंने असफलता के लिए किसी को दोष नहीं दिया। यही बात बशीर के दिल पर और भारी पड़ गई। उसने तुरंत उत्तर सीमा पर घटी सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। सब कुछ सुनकर पारस लंघन जी सचमुच चौंक गए। वे दानव वाकई बहुत चालाक हैं। हमारी नजरों से बच निकलना आसान नहीं होता। उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, हमें इस पर और ध्यान देना होगा। इस बार तो वे भाग गए, लेकिन अगली बार क्या होगा कोई नहीं जानता। बशीर ने बिना श्रेय लेने की कोशिश किए सीधे कहा, इस बार हम सब बच पाए तो सिर्फ छोटे भाई निशांत की वजह से। ये सुनते ही पारस लंघन जी की नजर तुरंत निया पर टिक गई, जो अभी निशांत के भेस में थी। डैश उनकी तेज निगाहों ने एक ही पल में समझ लिया कि ये युवक साधारण नहीं है। बशीर ने बताया था कि उसने बिना चोट खाए एक उच्च स्तर के दानव को हराया था। ये सुनकर पारस लंघन जी मन ही मन दंग रह गए। उच्च स्तर के दानव बेहद क्रूर होते हैं। दूसरे स्तर की पदोन्नति से नीचे का कोई भी साधक उनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन ये युवक न केवल 2 उच्च स्तर के दानवों से अकेले भिड़ा, बल्कि शार्दुला लंघन और पूरी टोली को सुरक्षित वापस भी लेकर आया। एक पिता के रूप में अपनी इकलौती बेटी की रक्षा के लिए वे भीतर से सचमुच आभारी थे। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर हल्का झुकते हुए कहा, भाई निशांत, आपने मेरी शार्दुला की जान बचाई। आपका यह उपकार शब्दों में नहीं चुका सकता। भविष्य में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े, मैं पूरी ताकत से साथ दूंगा। डैश निया ने भौं हल्की उठाई। दिव्य पक भूमि में पारस लंघन जी का कितना ऊंचा स्थान था, यह कोई रहस्य नहीं था। फिर भी वे बिना झिझक उसके सामने झुक गए। सच में वे अपने समय के सच्चे नायक थे। निया के मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। आप बहुत कृपा कर रहे हैं शहर प्रमुख जी, ये तो बस छोटी सी बात थी। निया ने उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। चाहे उसका असली उद्देश्य दानवों को भर्ती करना रहा हो या शार्दुला को बचाना, अब पारस लंघन जी उसे अपना उपकारी मान चुके थे। और भला कोई समझदार इंसान मिलने वाला फायदा क्यों ठुकराए? आखिर उसका स्वभाव कोई संत जैसा तो था नहीं। डैश कृपया बैठिए। पारस लंघन जी मुस्कुराए। निया बैठ गई और तुरंत सेवकों को चाय लाने का आदेश दिया गया। तभी बगल में बैठे एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा जाए तो वीर हमेशा युवाओं में ही जन्म लेते हैं। निशांत इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा साधना स्तर, हमें तो शर्म महसूस होने लगती है। निया हल्का मुस्कुराई। वो पहले ही उसकी पहचान समझ चुकी थी। उस आदमी का चेहरा आकर्षक था और उसके शरीर से सीधी सादी लेकिन कठोर आभा निकल रही थी। लेकिन उसकी भौं की बनावट फरहान गरवार से मिलती जुलती थी। बस वही समानता निया को तुरंत खटक गई। कोई शक नहीं, वह पोलाद योद्धा टोली का प्रमुख फरहान गरवार का पिता रजत गरवार था। डैश और जैसे ही कमरे की हवा हल्की सी भारी हुई,
निया को महसूस हुआ कि यह मुलाकात शायद सिर्फ धन्यवाद तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि असली बातचीत अब शुरू होने वाली थी और उसमें छिपा सच अगले अध्याय में सब कुछ बदल सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 910 बेटे से ज्यादा बाप कुटिल और कपटी। पारस लंघन जी और रजत गरवार दोनों ही शीर्ष योद्धा टोलियों के प्रमुख थे और दोनों ने दूसरे स्तर की पदोन्नति को पार कर लिया था। उनकी तेज नजरें एक ही पल में बहुत कुछ पहचान लेती थीं। उन्होंने साफ समझ लिया कि निशांत असल में अभी किशोर उम्र का ही था, न कि कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ जिसने अपनी शक्ल बदली हो, जैसा कि बशीर ने पहले अंदाजा लगाया था। स्वाभाविक रूप से वे यह भी समझ गए कि यह युवक अभी दूसरे स्तर की पदोन्नति तक नहीं पहुंचा था। लेकिन रजत गरवार के मन में गहरा आश्चर्य था। एक ऐसा लड़का जिसने अभी दूसरे स्तर को भी पार नहीं किया। वह 2 उच्च स्तर के दानवों से लड़कर न सिर्फ बराबरी पर रहा, बल्कि उन्हें हरा भी दिया। यह बात मानना ही मुश्किल था। उनकी नज़र में भले ही निशांत दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पहले ही उच्च पेशेवर स्तर की दहलीज पर कदम रख चुका था। 14 साल का उच्च पेशेवर, सिर्फ यह सोच ही डराने के लिए काफी थी। मंथन ग्रह के पूरे इतिहास में ऐसा राक्षसी प्रतिभा वाला जीनियस कभी पैदा नहीं हुआ था। रजत गरवार हल्की मुस्कान के साथ बोले, भाई निशांत, तुम उत्तर सीमा पर अकेले क्या कर रहे थे? वहां तो बहुत खतरा रहता है। निया ने मन ही मन ठंडी हंसी छोड़ी। जैसी औलाद वैसा ही बाप। चेहरा चाहे कितना भी सभ्य लगे, दिमाग उतना ही गंदा था। ऊपर से चिंता जता रहा था। असल में शक कर रहा था कि वह दानवों के साथ मिली हुई है। मैं बस साधना करने गया था, निया ने संतुलित स्वर में जवाब दिया। पहाड़ी इलाके में दानव ज्यादा नहीं थे, माहौल शांत था, इसलिए वहीं रुक गया। क्या संयोग है? रजत गरवार मुस्कुराए। बूढ़ा लोमड़ी। निया ने मन ही मन गाली दी। स्पष्ट था वह सोच रहा था कि उसने उन 2 दानवों के साथ मिलकर साजिश रची। पहले संकट पैदा करवाया, फिर खुद नायक बनकर सामने आ गई। निया को उससे बेकार की बहस करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने आगे कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। वह दिव्यपक भूमि की सदस्य भी नहीं थी। उसे सुधारने का कोई हक नहीं था। पारस लंघन जी समझदार इंसान थे। वे तुरंत रजत गरवार के शब्दों का छिपा अर्थ समझ गए। लेकिन उनकी सोच अलग थी। भले ही इस युवक की पहचान अज्ञात थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, उनमें जरा भी कपट या बुराई नहीं थी। ऐसा व्यक्ति नीच हरकतें नहीं कर सकता। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने के लिए असाधारण प्रतिभा के साथ 700 गुना ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। जो इंसान अपना पूरा समय साधना में झोंक देता है, वह ऐसी सस्ती चालों में क्यों पड़ेगा? इस बार तो सब कुछ छोटे भाई निशांत की वजह से ही ठीक हुआ। पारस लंघन जी ने साफ साफ कहा, वरना मेरी बेटी का क्या होता मैं सोच भी नहीं सकता। वे जानबूझकर निया का पक्ष ले रहे थे। रजत गरवार हल्का हंस पड़ा। अच्छी बात है कि भतीजी सुरक्षित है। आखिर वह आपकी इकलौती बेटी है। सब जानते हैं कि आप उसे आंखों का तारा मानते हैं। भाई पारस, आगे से उसकी सुरक्षा पर और ध्यान दीजिएगा। थोड़ा रुककर उसने अर्थपूर्ण नजर डाली। कहीं ऐसा न हो कि कोई भला दिखने वाला व्यक्ति मन में बुरे इरादे रखता हो। निश्चित ही। पारस लंघन जी मुस्कुराए, मगर आगे कुछ नहीं बोले। लेकिन निया सब समझ गई। पारस लंघन जी की सिर्फ एक ही बेटी थी, शार्दुला लंघन। और यह बात हर कोई जानता था कि वे उससे कितना प्रेम करते हैं। अगर कोई शार्दुला का दिल जीत ले, तो मानो पारस लंघन जी का समर्थन भी जीत ले। और उस हरामखोर रजत गरवार ने उसे सीधे सीधे बुरी नीयत वाला इंसान मान लिया था। बेटा मूर्ख, और बाप उससे भी बड़ा। निया ने तय कर लिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बात करना दिमाग खराब करने जैसा है।
वह शांत भाव से उठी और बोली, शहर प्रमुख जी, अगर और कोई बात नहीं है तो कृपया बशीर प्रमुख ने जो पारिश्रमिक तय किया था वह दिलवा दीजिए। मुझे अभी अपनी साधना जारी रखनी है, इसलिए मैं बर्फीले शहर में ज्यादा समय नहीं रुकूंगा। मन ही मन उसने ठंडी हंसी हंसी। क्या समझते हैं ये लोग? मेरा अखंड सूर्य भूमि चाहे तो पल भर में इस शहर को मिटा दे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि निशांत के इस शांत विदावाक्य के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो अगली मुलाकात में पूरे बर्फीले शहर की किस्मत बदल सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।